एक मशहूर कोरियाई जादूगर और उसकी शिष्या हवारिम किम गो-यून और बोंगिल ली डो-hyun एक अमीर कोरियाई अमेरिकी परिवार के पास जाते हैं जो अपने नए जन्म वाले बच्चे की अजीब बीमारी का समाधान चाहते हैं। हवारिम को पता चलता है कि ये बीमारी एक ग्रेव्स कॉल है, जो एक बदला लेने वाले पुरखों का भूत है जो उन्हें परेशान कर रहा है। परिवार के मुखिया पार्क जी-योंग वे कहते हैं कि वो इस भूत को शांत करने के लिए कब्र को ट्रांसफर करें। हवारिम अपने कॉलीग्स को भी शामिल करती है, एक फेंग शुई मास्टर किम सांग-देओक, चोई मिन-सिक और एक डेथ स्पेशल योंग-ग्यून यू है। जिन संग-देओक अमीर लोगों के लिए दफन स्थान बेचने में एक्सपर्ट हैं, जबकि योंग-ग्यून एक अंतिम संस्कार होम चलाता है। जब पहली बार जी-योंग से मिलते हैं तो संग-देओक चिंता में पड़ जाता है जब जी-योंग कब्र का अंतिम संस्कार करने की जिद करता है, जो एक सुदूर पहाड़ के पास है जो उत्तर कोरियाई सीमा के करीब है। संग-देओक को एक बुरा असर महसूस होता है और वो पीछे हट जाता है, लेकिन हवारिम उन्हें समझती है कि वो रिचुअल कर सकती है जब कब्र को खोदा जा रहा है ताकि श्राप से बचा जा सके। जी-योंग उनको एक मशहूर भिक्षु गिसुने के बारे में बताता है जिसने उसके दादाजी के लिए कब्र का स्थान दी थी। हवारिम और बोंगिल रिचुअल करते हैं और खुदाई सुचारू रूप से चलती है, लेकिन कब्र खोदने वालों में से एक इंसान के सिर वाले सांप को काट देता है जो एक बुरा असर लाता है। योंग-ग्यून जिद करता है कि ताबूत को तब तक अंतिम संस्कार करना चाहिए जब तक बारिश रुकती है, और इसलिए वो पास के वार्ड में रख देते हैं। लोकल पेट्रोन ताबूत को खोला जाता है और जी-योंग के दादाजी का विंडिक्टिव इकाई रिलीज हो जाता है। ये इकाई जी-योंग के खून को लक्ष्य करता है, जी-योंग के माता पिता और खुद जी-योंग को मार देता है। दादाजी का पता चलता है कि वो जापानी वफादार थे और कोरियाई कब्जे के दौर के दौरान जैसा ही वह नवजात शिशु तक पहुंचना ही वाला होता है, संग-देओक ताबूत को अंतिम संस्कार कर देता है और अभिशाप को खत्म कर देता है। कुछ माह बाद योंग-ग्यून संग-देओक को बताता है कि एक परेशान कब्र खोदने वाले ने सांप को मार दिया। वो शापित कब्रगाह पर फिर से जाता है और एक ओना का सिर और एक डबल दफन स्थल जहां एक 7 फुट का खड़ा ताबूत है पता लगता है। वो हवारिम, बोंगिल और योंग-ग्यून को भर्ती करता है कि वो ताबूत को हटा दें। चारों लोग खुदाई करते हैं और एक मंदिर में रुकते हैं जहां हवारिम को गिसुने मुंह के बारे में पता चलता है जो जापानी था। उस रात बोंगिल एक 7 फुट के फिगर को देखते हैं जो एक इंसान और सुअरों को नष्ट कर रहा है। उन्हें ताबूत फट गया है जो अंदर से फटा हुआ है। बोंगिल के पास हो जाता है और बाकी 3 लोग देखते हैं कि प्राणी एक आग का गोला में बदल जाता है और पहाड़ की तरफ उड़ता है। चरणों को अस्पताल ले जाया जाता है और बोंगिल सर्जरी के बाद ठीक हो जाता है। हवारिम प्राणी की उत्पत्ति की तहकीकत करती है जिसके पास बोंगिल की जरिए है। संग-देओक कब्र पर वापस जाता है और प्राणी को समाधि पर दिए गए निर्देशांक पर निष्क्रिय पाया। हमसे पता चलता है कि कब्र के लुटेरे कोरियाई देशभक्त जो एक धातु के खंभे को निकालने की कोशिश कर रहे थे जो जापानी सैन्य विजय के भाग के रूप में था। संग-देओक, हवारिम और योंग-ग्यून योजना बनाते हैं कि आधी रात के बाद पोल को निकलना है। हवारिम शोगुन को डिस्ट्रक्ट करेगी जब बाकी लोग देख करेंगे। एक दृष्टि दिखती है कि भिक्षु कित्सुने एक कटाना को एक शत-विक्षत समुराई के शरीर में एम्बेड कर रहा है जो समुराई को घोल बना देता है, और जी-योंग के दादाजी के कब्र को अवशेष के कवर के रूप में उपयोग किया जाता है। संग-देओक को समझ आता है कि पोल वास्तव में एक तलवार है जो प्राणी के शरीर में अंतर्निहित है। कोरियाई देशभक्तों के लकड़ी के औजार और खून का उपयोग करके उस प्राणी को मार देता है अपने तत्व ज्ञान के आधार पर, और फिर से होश में आता है बाकी के लोगों के पास। चरणों बाद में संग-देओक के बेटी की शादी में शामिल होते हैं। संग-देओक और बाकी 3 हवारिम, बोंगिल और योंग-ग्यून अब शादी की खुशियों में डूब जाते हैं। ये शादी संग-देओक के लिए एक नई शुरुआत है जो अपनी बेटी के साथ आज जिंदगी के एक नए सफर का आगाज कर रही है। हवारिम और बोंगिल भी इस मौके पर खुश हैं।